गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था ने नेरो और उसकी ग्रिम वॉर को इंडेमन बिलीवर से बचा लिया था। फिर इन सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स का एक मैच हुआ था जिसमें हमारे यामी सर ने अपने डायमेंशन स्लैश से डॉर्थी के ड्रीम वर्ल्ड के साथ साथ इन दोनों ही टीमों के क्रिस्टल को भी पीस से काट दिया था, जिसकी वजह से भले ही इन दोनों टीमों का तो मैच टाई हो गया था, लेकिन इन सारे मैजिक नाइट्स को मोटिवेशन मिल गई थी और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ताकि ये लोग एक साथ मिलकर स्पेड किंगडम को रोक सके। फिर आज हम देखते हैं आस्था और नोएल को ब्लैक बुल्स ज्वाइन किए पूरे 1 साल हो चुके थे। एंड क्योंकि आज ही के दिन फिर से मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम भी था, तो शायद आज कोई नया मेंबर ब्लैक बुल स्क्वाड को ज्वाइन करेगा और आस्था और नोएल अपनी स्क्वाड में सबसे छोटे नहीं रह जाएंगे। आस्था, नोएल, यामी सर, गॉर्डन और फिनरल यहाँ कीका टाउन आ जाते हैं, जहाँ हर साल की तरह इस बार भी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम था। वाह, तुम हर बार कीका टाउन में आके पागल क्यों जाते हो बे? एंड फिर ये सारे इस कैसल में आ जाते हैं जहाँ पे पिछले साल आस्था और यूनो का मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। एंड यहाँ पर इस साल वाले बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स खड़े थे जो आज शायद किसी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। 1 साल कितनी जल्दी बीत गया, नहीं नोएल? हाँ, तुमने सही कहा आस्था। इस 1 साल में हम दोनों ने ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के बाद कितने सारे खतरों का सामना किया और जीते भी। जब मुझे स्टार्टिंग में भैया ने ब्लैक बुल्स में भेजा था तो मैं बहुत दुखी थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया था। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम ब्लैक बुल्स में आई। एंड इसको सुनकर नोएल बहुत शर्मा जाती है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं, जैसा कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे मैजिक बर्ड्स रहती हैं जो कि उसके पास जाती है जिसके पास बिल्कुल मैजिक नहीं होता, इसलिए ये सारी की सारी हमारे आस्था भाई के पीछे पड़ जाती है। फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे कैप्टन भी वहाँ पर आ जाते हैं। इन लोगों का मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। यूनो भी इन लोगों के एंट्रेंस एग्जाम को देख रहा होता है, पुरानी यादों को याद कर रहा होता है। तभी आस्था इसके पास भाग के आ जाता है। ओए यूनो, इतना इग्नोर क्यों मारते हो यार? मुझे कम से कम हाय तो कह सकते हो। कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं रहे हो ना कि अगला विजिट किंग तो मैं ही बनूंगा? बिल्कुल नहीं, अगला विजिट किंग तो मैं ही बनूंगा। एंड ये कह के यूनो वहाँ से चला जाता है। रात में हम देखते हैं जब एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है तो ये दोनों यामी सर से पूछते हैं कि किसी नए मेंबर ने ब्लैक बुल ज्वाइन किया क्या, जिसपे यामी सर इन लोग से कहते हैं नहीं, तुम लोग अभी भी सबसे छोटे ही हो हमारे स्क्वाड में, इसलिए अभी भी सारा काम तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। जिसको सुनकर ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर ये सारे के सारे वापस से ब्लैक बुल्स के बेस पे आ जाते हैं। एंड यामी सर आस्था और नोएल से कहते हैं, चलो आस्था, नोएल, अब तक तैयारी हो चुकी होगी। किस चीज की यामी सर? ट्रेनिंग की? नहीं गधे, ट्रेनिंग के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या तुम्हारे दिमाग में? क्योंकि आज तुम लोग को स्क्वाड को ज्वाइन किए पूरे 1 साल हो गए, इसीलिए आज हम लोग पार्टी करेंगे। जिसको सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इधर हम यूनो को देखते हैं जिसको कैप्टन विलियम्स इसका पेंडेंट वापस लौटा देते हैं जो जागरेट ने इससे छीन लिया था। एंड फिर हम आस्था और यूनो को देखते हैं जो मून को एक साथ देख रहे होते हैं। एंड ये दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने विजिट किंग बनने की जर्नी में बहुत आगे आ चुके होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं विजिट किंग और इन सारे कैप्टन से एक मीटिंग कर रहे होते हैं। एंड विजिट किंग इन सबको बताते हैं कि हार्ड किंगडम में ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। एंड हर स्क्वाड से अगर उनके कैप्टन चाहें तो वो अपने कुछ स्क्वाड मेंबर्स को हार्ड किंगडम भेज सकते हैं 6 महीनों की बहुत हार्ड ट्रेनिंग को करने के लिए, जिसके लिए फुगिलियन अपनी स्क्वाड से लियो को चुनता है। कैप्टन विलियम्स अपनी स्क्वाड से सिर्फ मिमोसा को चुनते हैं क्योंकि यूनो ने हार्ड किंगडम जाने से मना कर दिया होता है। रिल और कैप्टन शार्लेट डिसाइड करते हैं कि ये दोनों खुद हार्ड किंगडम जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड ये बाकी के कैप्टन अपने किसी भी स्क्वाड मेंबर को भेजने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि ये लोग खुद अपने स्क्वाड मेंबर्स को ट्रेनिंग देंगे। और यामी, तुम तुम्हारी स्क्वाड से आस्था और नेरो के अलावा किसी और को भेजना चाहोगे क्या? क्योंकि आस्था और नेरो का जाना जरूरी है, क्योंकि हार्ड किंगडम की क्वीन ने आस्था और नेरो को स्पेशली हार्ड किंगडम बुलाया उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि उनकी पावर स्पेड किंगडम के डीमंस के खिलाफ हमारा मेन हथियार होंगे। हाँ, मैं आस्था और नेरो के साथ लक, नोएल, फिनरल को भेजना चाहूंगा क्योंकि इन तीनों में भी बहुत पोटेंशियल है हार्ड किंगडम में जाके स्ट्रॉन्ग होने की। ठीक है, फिर आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। अब आप सारे लोग स्टार गिविंग सेरेमनी में जाइए जहाँ पर किंग आपका इंतजार कर रहे होंगे। एंड फिर ये सारे के सारे कैप्टन स्टार गिविंग सेरेमनी में आ जाते हैं। एंड सेके कैप्टन जैक से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो वापस इसे अपनी स्क्वाड में बुला ले, क्योंकि ये परेशान हो गया होता है इस किंग के पीछे पीछे घूम के। लेकिन तभी कैप्टन जैक कहते हैं, कौन है बे तू? एंड फिर इन लोगों की स्टार गिविंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है जिसमें लियो, मिमोसा, सॉल और यूनो इन सबको स्टार्स दिए जाते हैं। एंड यूनो को भाई सुपर प्रमोशन मिला होता है, ये सीधे फर्स्ट क्लास सीनियर मैजिक नाइट बना दिया जाता है, मतलब वाइस कैप्टन के लेवल पर। एंड अब यूनो सिर्फ 2 लेवल पीछे होता है विजिट किंग बनने के लेवल पे आने के लिए। एंड आस्था को कोई भी स्टार इसलिए नहीं मिला होता क्योंकि आस्था के ऊपर मैजिक कोड की इन्वेस्टिगेशन चली होती है ना, इसीलिए। एंड तभी यूनो बोलता है, देखो आस्था, मैं तुमसे कितना आगे आ चुका हूँ। लेकिन तब ये किंग गुस्से में बोलता है, रुको तुम लोगों ने एक कॉमनर को फर्स्ट क्लास मैजिक नाइट बना दिया, लेकिन सेक्के को नहीं, जिसने मेरी जान बचाई थी। इसीलिए मैं किंग मोमो अपनी अथॉरिटी से सेक्के को फर्स्ट क्लास सीनियर मैजिक नाइट बनाता हूँ। इसको सुनकर इन सब की तो छोड़ो, सेक्के की खुद की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन जो को इसकी किस्मत बढ़िया चल रही होती है, बस ये है कि इस किंग के साथ फंस गया होता है। एंड फिर किंग और सेक्के वहाँ से चले जाते हैं। तभी मार्क्स कहता है, और हाँ, विजिट किंग के ऑर्डर से हम एक और इंसान है जिसको कुछ इनाम देना चाहेंगे, जिनके बिना शायद हम जागरेट को नहीं हरा पाते। कैप्टन यामी, आगे आइए। एंड फिर कैप्टन यामी को भी उनकी बहादुरी
बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है। हाँ, देना तो पैसे देते, इसका मैं क्या करूंगा। एंड फिर मार्क्स कहता है ठीक है, अब क्योंकि विजिट किंग यहाँ पर नहीं आ सकते थे इसलिए मैं विजिट किंग की स्पीच को आप सबको सुनाना चाहूंगा। मेरे प्यारे कैप्टन, आप लोगों के बिना हम लोग शायद कभी भी आई ऑफ द डार्क सन को रोक नहीं पाते और मुझे यकीन है कि आप लोग हमारे आगे आने वाली स्पेड किंगडम के साथ की खतरनाक जंग में भी हमारे क्लोवर किंगडम के सामने खड़े रहेंगे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फिर इन लोगों की मीटिंग खत्म हो जाती है एंड यामी सर वापस अपने बेस पे लौट आते जहाँ पे हमेशा की तरह लक और मैग्मा साथ में लड़ रहे थे एंड आस्था ट्रेनिंग कर रहा था। ओए तुम दोनों, अगर तुम लोगों ने और तोड़फोड़ मचाई तो मैं तुम दोनों को तोड़ दूंगा। ध्यान से सुनो तुम लोग, आस्था, नेरो, लक, नोएल और फिनरल, तुम लोग हार्ट किंगडम जा रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए। जिसको सुनकर ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी इधर हम मैग्मा को देखते हैं जो यामी सर से कहता है, यामी सर मैं भी जाना चाहता हूँ हार्ट किंगडम ट्रेनिंग करने के लिए, मैं अपने राइवल लक से पीछे नहीं रहना चाहता। अच्छा, लेकिन सोच लो मैग्मा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास जितना मैजिक है उतना काफी नहीं होगा हार्ट किंगडम की ट्रेनिंग के लिए। हाँ मुझे पता है यामी सर, लेकिन मैं फिर भी हार्ट किंगडम जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है फिर। एंड अब इन लोगों के साथ मैग्मा भी हार्ट किंगडम जाएगा। एंड फिर इधर हम गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन लांग्रिस को देखते हैं जिसको पता चल गया होता है कि यूनो भी उसके लेवल पर आ गया होता है। एंड ये सारे लोग कह रहे होते हैं कि इन्हें लगता है कि यूनो लांग्रिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको लांग्रिस सुन लेता है। एंड फिर लांग्रिस कैप्टन विलियम्स के पास आ जाता है। लांग्रिस, क्या अब तुम तैयार हो गए हो दोबारा से मिशन करने के लिए? नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए कैप्टन विलियम। एंड फिर लांग्रिस वहाँ से चला जाता है और मिस फिनिस के पास आ जाता है। तो मिस फिनिस, फिनरल अब आपको परेशान तो नहीं करता? नहीं, वो बस रोज आते हैं और मुझे एक लेटर देके चले जाते हैं और वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते क्योंकि वो 6 महीनों के लिए शायद कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एंड तभी लांग्रिस को वो प्रॉमिस याद आ जाता है जो फिनरल ने इसे किया था कि वो लांग्रिस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इनकी फैमिली का अगला लीडर बन के मिस फिनिस से शादी करेगा। एंड इसको सुनकर लांग्रिस वहाँ से भी चला जाता है। एंड असल में इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे। फिर शाम को हम इन सबको देखते हैं जो साथ में टाइम पास कर रहे होते हैं। यूनो वहाँ पर मस्त लेटा होता है, लेकिन तभी लांग्रिस वहाँ पर यूनो के पास आ जाता है। यूनो, मैंने सुना कि तुम मेरी तरह फर्स्ट क्लास सीनियर मैजिक नाइट बन गए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो। ठीक है। एंड यूनो बिना डरे तुरंत ही तैयार हो जाता है, लेकिन ये सारे लोग एकदम डर जाते हैं क्योंकि ये लोग जानते थे कि इन दोनों की फाइट में कोई ना कोई मारा जा सकता था। इसीलिए एल्केडोर तुरंत ही कैप्टन विलियम्स के पास आ जाता है और इन्हें सब कुछ बता देता है, जिसको सुनते ही कैप्टन विलियम्स भी तुरंत इन लोगों के पास जाने लगते हैं। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो तैयार होते हैं लड़ने के लिए। एंड तभी लांग्रिस कहता है, ओए यूनो, ऐसे लड़ने में मजा नहीं आएगी, चलो एक शर्त लगाते हैं, जो भी हम दोनों की फाइट में हारेगा वो गोल्डन डॉन स्क्वाड को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है। एंड यूनो इस पे भी तुरंत तैयार हो जाता है। एंड लांग्रिस थोड़ा सा शॉक रह जाता है कि इसको जरा सा भी डर नहीं लगता क्या मुझसे। एंड इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो यहाँ से इन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा वरना कोई मारा जाएगा। एंड तभी हम देखते हैं इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड यूनो बिना हिले लांग्रिस के अटैक को डॉज कर देता है एंड लांग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है जो लांग्रिस को जाकर लग जाता है। लेकिन तभी यूनो बोलता है, वाइस कैप्टन लांग्रिस, अगर आपको मुझसे सच में लड़ना है तो आपको सही से लड़ना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा यूनो? मैं जानता हूँ आप पता नहीं क्यों लेकिन जानबूझ के हारना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है आपको हराने में, क्योंकि अगर आप चाह कर भी मुझसे जीतना चाहें तब भी आप नहीं जीत सकते। एंड इसको सुनकर भाई लांग्रिस गुस्सा आ जाता है एंड अब जाके ये फाइट सीरियस हो जाती है। अरे नहीं, लांग्रिस यूनो के ऊपर अपने डेडली होमिंग अटैक से अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूनो बेल के साथ कंबाइन होकर अपने डेमी गॉड फॉर्म स्पिरिट डाइव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अपनी माना जोन का यूज कर यूनो लांग्रिस के बहुत ही ज्यादा खतरनाक होमिंग अटैक्स को डॉज करने लगता है, जिनमें से अगर एक भी यूनो को लगा तो यूनो मारा जाएगा। स्पिरिट स्टॉर्म। एंड तभी लांग्रिस यूनो के स्पिरिट स्टॉर्म अटैक से अपने उस एल्फ वाले ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक से बच जाता है एंड इसने ये वाला मैजिक अटैक सीख लिया होता है। अब आओ यूनो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली पावर। एंड तभी लांग्रिस चारों तरफ से यूनो के ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सुपर फास्ट होमिंग अटैक से अटैक करने लगता है, जिससे यूनो ज्यादा देर तक नहीं बच सकता था। मरो यूनो। एंड तभी यूनो को इसका अटैक लग जाता है। यूनो। लेकिन तभी हम कैप्टन विलियम्स को देखते हैं जो सिर्फ एक स्माइल देते हैं, क्योंकि असल में लांग्रिस के अटैक जिस चीज को लगे थे वो यूनो की आफ्टर इमेज थी, जिसे यूनो ने अपनी फुल स्पीड का यूज कर बनाया था। एंड असली यूनो तो यहाँ लांग्रिस के पीछे खड़ा था एंड इसकी स्वॉर्ड लांग्रिस के गले के पास थी। यूनो इतना ज्यादा फास्ट था कि लांग्रिस को यूनो इसके पीछे आते हुए दिखाई नहीं था। एंड इस तरह यूनो लांग्रिस को हरा देता है। लांग्रिस यूनो से हार चुका था, इसलिए इनके वादे के मुताबिक लांग्रिस तैयार हो गया था गोल्डन डॉन को छोड़कर जाने के लिए। लेकिन तभी यूनो लांग्रिस से कहता है, वाइस कैप्टन लांग्रिस, आपको जाने की जरूरत नहीं है, गोल्डन डॉन को आपकी जरूरत है। जिसको सुनकर पहले तो लांग्रिस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और एकदम शॉक्ड रह जाता है और उसके बाद स्माइल कर वहाँ से चला जाता है और कैप्टन विलियम्स के पास आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिएगा कैप्टन विलियम्स, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं स्क्वाड को छोड़ के जाने वाला था। कोई बात नहीं लांग्रिस, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के रीजंस होंगे गोल्डन डॉन को छोड़कर जाने के, लेकिन हाँ लांग्रिस, तुम जब चाहे तब वापस आ सकते हो। जिसको सुनकर लांग्रिस बहुत खुश हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एंड
फिर ये एक आखिरी बार मिस फिनिश और फिनरल से भी मिलता है। हाँ लांगरिस, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं एक लंबी जर्नी पे जा रहा हूँ और हाँ, मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुझे हराने नहीं दूंगा भैया। एंड ये कह के लांगरिस अकेले निकल जाता है एक बहुत लंबी जर्नी पे अपने आप को और ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड मेरे को अभी तो ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब लांगरिस जब वापस आएगा ना तो भाई ये अलग ही लेवल पर होगा। एंड फिर इधर हम गॉर्डन को भी देखते हैं। ये भी 6 महीनों के लिए वापस अपने पापा के पास जा रहा होता है ट्रेनिंग करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड इधर ये लोग भी तैयार होते हैं हार्ड किंगडम में जाने के लिए, जहाँ पर ये लोग भी 6 महीनों की बहुत हार्ड ट्रेनिंग करेंगे और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई करेंगे कि ये लोग डीमंस को हरा सके। फिर अगले दिन हम देखते हैं ये सारे लोग यहाँ हार्ड किंगडम आ जाते हैं जिनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग करना था। गाजा इन लोगों के पास आता है और इन सबका स्वागत करता है। उसके बाद ये इन सबको लोरो पेचिका के पास लेके आ जाता है। एंड जैसे ये लोग अंदर आते हैं, आस्था, नोएल और ये सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि पता नहीं कहां से चार्मी यहाँ पर आ गई होती है, क्योंकि इसे कहीं से पता चल गया था कि हार्ड किंगडम का खाना बहुत टेस्टी होता है। जिसपे लोरो पेचिका कहती है अब क्या ही कर सकते हैं, ये आ गई है तो ये भी ट्रेनिंग कर लेगी। उसके बाद गाजा इन सबको बताता है कि स्पेड किंगडम ने लगभग आधे डायमंड किंगडम पर कब्जा कर लिया है एंड इन लोगों के पास मैक्स टू मैक्स अब 6 ही महीने है ट्रेनिंग करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड उसके बाद गाजा इन सबको हार्ड किंगडम के गार्डियन से मिलाता है जो इन सबको ट्रेनिंग देंगे। कैप्टन रिल को पॉट्रॉफ ट्रेन करेगा, फिनरल को स्मूरिक, लियोपोल्ड को फ्लोगा और मिमोसा और कैप्टन शार्लेट को सारा दो। एंड फिर क्वीन लोरो पेचिका कहती है कि वो खुद नेरो और नोएल को ट्रेनिंग देगी एंड ये लोग साथ में मिलके मैगिक्यूला डीमन से लड़ेंगे। एंड फिर गाजा कहता है आस्था, मैग्मा और लक, तुम तीनों को मैं खुद ट्रेन करूंगा। उसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एंड ये सारे गार्डियन सबसे पहले इन लोगों को नेचुरल माना यूज करना सिखा रहे होते हैं, जो माना इनका नहीं बल्कि नेचर का होता है, मतलब दुनिया का होता है, जिसको अगर ये सब लोग कंट्रोल करना सीख गए ना तो फिर इनका मैजिक कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि ये लोग नेचर का मैजिक यूज कर रहे होंगे। एंड फिर इधर हम इन चारों को देखते हैं, ध्यान से देखो, इन्हें कहते हैं मैजिक वर्ड्स जिनसे तुम तुम्हारे मैजिक अटैक्स को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब उन्हें ऑर्डर दे सकते हो। आस्था, इस अटैक को डॉज करो। एंड फिर गाजा आस्था की तरफ एक बहुत ही स्लो अटैक छोड़ देता है जिसे आस्था आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन तभी इसका अटैक अपने आप आस्था की तरफ मुड़ जाता है और जाके आस्था को लग जाता है। देखा तुम लोगों ने, मैंने इन मैजिक वर्ड्स का यूज कर मेरे अटैक को ऑर्डर दिया था कि वो आस्था को ही जाके लगे। इसी तरह तुम लोग भी तुम्हारे अटैक्स को कंट्रोल कर पाओगे अगर तुम लोग भी मैजिक वर्ड्स को यूज करना सीख गए। और आस्था, क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक है ही नहीं इसलिए तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझसे लड़ना होगा और मुझे हराना होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं लक तो भाई थोड़ी देर में मैजिक वर्ड्स को थोड़ा बहुत बनाना सीख जाता है, लेकिन क्योंकि मैग्मा एक कॉमनर था, उसके पास ज्यादा मैजिक नहीं था, इसलिए ये नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए गाजा मैग्मा से कहता है, मैग्मा मुझे माफ करना लेकिन तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी मैजिक पावर बहुत कम है। अ मस्ट हैव फॉर दिस फेस्टिव सीजन तो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में से मैंने मंगवा दिया है ये रिचार्जेबल लाइटर, जिससे बहुत कम है, तुम्हें वापस क्लोवर किंगडम लौट जाना चाहिए और वहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहिए। मैग्मा तुम तो वीक हो। एंड फिर मैग्मा दुखी होके वहाँ से चला जाता है और वापस क्लोवर किंगडम जाने लगता है। मैग्मा सेनपाई, नहीं आस्था, उससे रोको मत, मुझे पता है अब वो खुद ट्रेनिंग करेगा और मुझे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी करके नहीं होने देगा। एंड तुम लोग समझ रहे हो ना ये दोनों राइवल्स कितने अच्छे होते हैं। एंड फिर इधर हम रिल को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी पेंटिंग करने लग गया होता है और चार्मी के बारे में सोच रहा होता है। एंड तभी चार्मी वहाँ पे आ भी जाती है। एंड असल में क्योंकि चार्मी इस समय अपने छोटे फॉर्म होती है इसलिए रिल को पता ही नहीं होता कि जिस लड़की से इतना प्यार करता है और इतने दिनों से ढूंढ रहा है वो इसके सामने ही है यहाँ पे। एंड तभी पॉटर ऑफ चार्मी से कहता है, आओ चार्मी मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग देता हूँ, अगर तुमने भी मेरी तरह ऐसे मैजिक वर्ड्स बना दिए तो मैं तुम्हें कुछ बहुत टेस्टी खाने के लिए दूंगा। एंड तभी चार्मी एक ही बार में बिना ट्राई किए मैजिक वर्ड्स को बना देती है। अरे बाप रे, तुम तो जीनियस हो। एंड फिर इधर हम नेरो और नोएल को देखते हैं जो लोरो पेचिका और उडीने के अंडर ट्रेनिंग कर रही होती है। एंड लोरो पेचिका इन्हें वेनेका के बारे में बताती है जो मैगिक्यूला डीमन की होस्ट होती है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको इन सारे लोगों को मिलकर हराना होता है। ये सारे के सारे लोग हर दिन बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आस्था भी रोज रोज गाजा के साथ लड़ लड़कर हर दिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। एंड सिर्फ ये लोग ही नहीं, इधर यामी सर भी रोज वर्मिलियन के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि शायद पूरे क्लोवर किंगडम में यही है जो यामी सर की बैंड बजा सकती है। एंड यामी सर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आस्था, हमें 4 दिन हो चुके हैं और अब तक तुम मेरे ऊपर एक भी अटैक अपना लैंड नहीं कर पाए, और क्योंकि मैं तुम्हारे एंटी मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं इसलिए मैं तुम्हें ना तो ट्रेनिंग दे सकता हूँ ना ही कोई टिप, तुम्हें खुद से मुझे हराने की टेक्निक्स को ढूंढना होगा। एंड आस्था की तरह यामी सर का भी सेम हाल था, इनको भी 4 दिन हो गए होते लेकिन ये भी वर्मिलियन को अपना एक भी अटैक नहीं छुआ पाए होते अभी तक। एंड रोज रोज बेचारे बहुत गंदा पिट रहे होते क्योंकि सच में वर्मिलियन इस समय शायद क्लोवर किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आस्था गाजा के ऊपर अपने ब्लैक मेटेरियट अटैक का यूज करता है जिससे इसकी स्वॉर्ड गाजा के मैजिक का अपने आप पीछा करने लगती है, लेकिन गाजा तुरंत ही इसे रोकने की भी स्ट्रैटेजी को ढूंढ लेता है और दोबारा से आस्था को जमीन पर पटक देता है। एंड इधर यामी सर और वर्मिलियन की ट्रेनिंग में भी भले ही यामी सर वर्मिलियन पे एक भी अपना अटैक लैंड नहीं कर पाए होते लेकिन ये भी
ही एयर वॉक करना सीख जाते हैं एंड इनकी माना जोन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है। एंड आस्था और यामी सर दोनों ही अपनी ट्रेनिंग में हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहे होते हैं। एंड फिर देखते ही देखते 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत स्ट्रांग हो गए होते हैं। एंड आस्था और यामी सर भी नेक्स्ट लेवल पहुंच गए होते हैं। एंड फाइनली इतने दिनों बाद आस्था और यामी सर गाजा और वर्मिलियन के ऊपर अपना पहला अटैक लैंड कर देते हैं। बहुत अच्छे यामी, अब शायद तुम तैयार हो गए हो मेरी फुल पावर को झेलने के लिए। नहीं, अब कल लड़ेंगे, मुझे भूख लगी है। बहुत अच्छे आस्था, याहू। फिर एक और हम स्पेड किंगडम में देखते हैं जहाँ पर हम कुछ रेबल्स को देखते हैं। वो लोग जो स्पेड किंगडम में डेमन की पावर को यूज कर पूरी दुनिया पर कब्जा करने के अगेंस्ट रिवॉल्ट मतलब विरोध कर रहे होते हैं। अंडे ने स्पेड किंगडम के सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया होता है। रेल्फ, ये लो हमारी मैजिकल पावर, तुम्हें कुछ भी करके स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार कर क्लोवर किंगडम जाना ही होगा। एंड ये नाम याद रखना, रेल्फ। रेल्फ के साथ ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं ताकि रेल्फ स्पेड किंगडम से निकल कर क्लोवर किंगडम जा सके, एक बहुत बड़े सीक्रेट के साथ जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं इन लोगों को ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। ये सारे ही लोग 6 महीने पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए होते हैं एंड इन लोगों के लुक्स भी काफी चेंज हो गए होते हैं, खासकर कि नोएल के। एंड इन 6 महीनों में स्पेड किंगडम ने डायमंड किंगडम के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है एंड इसीलिए स्पेड किंगडम वाले अब धीरे धीरे हार्ट किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड फिर इधर हम कुछ स्पेड किंगडम के सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने एक ऐसा मूविंग मशीन कैसल बना दिया होता है जिससे ये लोग स्पेड किंगडम और हार्ट किंगडम के बीच के स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस चीज को चलाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मैजिक की जरूरत थी, इसलिए स्पेड किंगडम के सोल्जर्स अपने खुद के किंगडम के और डायमंड किंगडम के नॉर्मल लोगों की, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की मैजिक एनर्जी को जबरदस्ती पूरी तरह से चूज कर इस मशीन को चला रहे होते हैं एंड हार्ट किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड इस मशीन में एक आदमी होता है जिसके पास भी डीमन की पावर होती है एंड यही चीज लोरोपेचिका जैसे इन सबको बताती है एंड हमारे आस्था भाई को पता चलता है कि इस मशीन में नॉर्मल लोगों को परेशान किया जा रहा है। आस्था अकेले इस मशीन की तरफ अपनी स्वॉर्ड पर उड़कर निकल जाता है एंड अब आस्था अपनी स्वॉर्ड का यूज कर उड़ भी सकता है। मिमोसा, नोएल और फेनरल, आप लोग आस्था के पीछे जाइए और हम दोनों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक दूसरा मिशन है। एंड फिर इधर हम इन स्पेड किंगडम के सोल्जर्स को देखते हैं। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, इसके पास बिल्कुल ही मैजिक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने इस बदसूरत चेहरे से मुझसे बात करने की? हाँ, ध्यान से सुनो, तुम लोग बस उन जानवरों की तरह हो जिन्हें हम ताकतवर लोग अपने मजे के लिए खाते हैं। एंड ये सारे के सारे लोग सच में राक्षस होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर असली राक्षस आ जाता है भाई। एंड आस्था इतना जल्दी हार्ट किंगडम से मूविंग कैसल में आ गया होता है। वापस आओ एंड आस्था अब अपने मन से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड तुम देख रहे हो हमारे आस्था भाई की बॉडी, भाई फुल बॉडी बिल्डर बन गए होते हैं हमारे आस्था भाई। एंड जैसे ही आस्था इन सारे बेचारे लोगों को देखता है, इसका दिमाग सटक जाता है। ये क्या, तुम लोगों को बचाने के लिए क्लोवर किंगडम का एक मसीहा आया है? एक मिनट, इसके पास तो मैजिक ही नहीं है बॉस। एंड तब ही इन सब का बॉस आस्था के ऊपर अटैक कर देता है एंड ये सारे लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन इन सब की हंसी तुरंत ही रुक जाती है जैसे ही आस्था एक बार में इनके बॉस को निपटा देता है। ये दोनों भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये लोग आस्था के सामने बच्चे थे भाई। एंड तभी आस्था इन लोगों से कहता है, आप लोग ठीक तो है ना? प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। जो इन सब का हेड है उसके पास एक बहुत ही खतरनाक डीमन की पावर है, अगर आप उससे लड़ेंगे तो आप भी हम लोगों की तरह मारे जाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। एंड तभी आस्था को अपनी की से ऊपर वाली फ्लोर के सोल्जर्स के बारे में भी पता चल जाता है एंड आस्था जमीन को फाड़ कर ऊपर वाले फ्लोर में आ जाता है एंड यहाँ के सोल्जर्स को भी एक बार में निपटा देता है। एंड इन्हें ही नहीं, आस्था अकेले पूरे के पूरे इस कैसल के सारे सोल्जर्स को 1 शॉट में मार रहा होता है भाई। कौन है ये लड़का? एंड इस समय हमारे आस्था भाई कुछ बोल नहीं रहे होते, बस बजा रहे होते हैं। एंड फिर देखते ही देखते आस्था अकेले इस पूरे के पूरे कैसल के सारे स्पेड किंगडम के सोल्जर्स को अकेले निपटा देता है एंड फिर इस मेन हेड के रूम में घुस आता है जिसके पास आस्था की तरह एक डीमन की पावर होती है। ओह, अब मुझे समझ आया, तो तुम्हारे पास भी डीमन की पावर है? हाँ, लेकिन अफसोस बच्चे, तुम्हारे अंदर की डीमन की पावर मेरे डीमन के पावर के सामने कुछ भी नहीं। एंड तभी अपने डीमन की पावर का यूज करता है एंड आस्था की बॉडी के अंदर एक बहुत ही डेडली पॉइजन फैलने लगता है। एंड असल में इस आदमी के पास स्नेक डीमन की पावर होती है। मेरे डीमन की पावर से अब तुम कुछ भी करके नहीं बच सकते बच्चे, मरो। लेकिन तभी आस्था अपनी डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड का यूज करता है एंड अपने अंदर के पूरे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या, ये कैसी पावर है इसके पास? एंड तभी आस्था बोलता है, अफसोस तुम्हें करना चाहिए दोस्त, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक डीमन की पावर है और मैं खुद एक डीमन हूँ।
एंड आस्था इसको भी एक ही अटैक में सुला देता है। मतलब समझ रहे हो ना हमारे आस्था भाई किस लेवल पे आगे होते हैं अब। एंड ये सारे लोग इस हेड को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं एंड समझ जाते हैं कि आस्था बहुत स्ट्रांग है। लेकिन तभी वहां पर नोएल आ जाती है एंड हमारे आस्था भाई के ऑरा को पूरा माइनस कर देती है, इनके ऊपर ही अपने वाटर मैजिक को रिलीज करके। एंड नोएल भी बहुत स्ट्रांग हो गई होती है, क्योंकि सोचो ये दो लोगों को अपने साथ इस इतने खतरनाक स्ट्रांग मैजिक रीजन के पार लेके आ गई होती है। एंड तभी मिमोसा भी अपनी पावर दिखाती है एंड एक ही बार में इतने सारे लोगों को हील कर देती है। फिनरल भी बहुत स्ट्रांग हो गया होता है, लेकिन इसका ठरकपना अभी भी थोड़ा सा बचा होता है। एंड तभी ये लड़की कहती है अब आप लोग हमारा क्या करेंगे, हम लोग वापस आपको आपके विलेज पहुंचा देंगे और क्या। लेकिन हमारे विलेज पे स्पेड किंगडम के सोल्जर्स ने अटैक कर उस पर कब्जा कर लिया था, उसकी चिंता मत करो। एंड असल में लोरो पेचिका ने इन लोगों के विलेज पे लक और लियोपोल्ड को भेज दिया होता है। एंड ये लोग भी भाई बहुत स्ट्रांग हो गए होते हैं और अकेले उतने सारे स्पेड किंगडम के सोल्जर्स को निपटा दिए होते हैं, जिसको सुनकर ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तुम लोग समझ रहे हो ना ये सारे के सारे अब कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन फिर इधर हम इन तीनों को देखते हैं जिनका सामना इन सबको करना था, द डार्क ट्रायड, डांटे, वानिका और जीनोन। एंड भाई ये तीनों ही स्पेड किंगडम के रूलर्स होते हैं एंड इन सब के पास आस्था से भी ज्यादा खतरनाक डीमन की पावर होती है। एंड मैं बता दूं कि ये तीनों अकेले अकेले पूरे क्लोवर किंगडम को तबाह करने की ताकत रखते हैं। एंड भाई ये लोग ना लाइट पैट्री पूरे आई ऑफ द डार्क सन के सारे एल्स से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एंड यही है हमारे सीजन 2 के मेन विलन्स। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 28 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स एंड अगर तुमको भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप खरीद सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक की तुम लोग ने ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो इसको जाकर देख लो, ये भी बहुत मस्त है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।